हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेन योर ब्रेन नाउ। दिस इज ऐश्वर्या और आज मैं आपको वेलकम कर रही हूँ CUET UG प्रिपरेशन के इकोनॉमिक्स सेक्शन पर। हम इकोनॉमिक्स जब बात करते हैं सब्जेक्ट की, तो इसका भी डोमेन सब्जेक्ट के तौर पे आपके एग्जाम में आ सकता है, आता ही बहुत से लोगों ने इसे ऑप्ट भी किया होगा। तो इकोनॉमिक्स के हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके लिए और यहाँ पे इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, तो उनको भी कैसे करना है, सॉल्व करना है, वो मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ट्रेन योर ब्रेन नाउ बाय ऐश्वर्या चतुर्वेदी। आप सीधा ट्रेन योर ब्रेन नाउ भी लिखेंगे यूट्यूब पे तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम 11th 12th ग्रेजुएशन लेवल पे पर्सनालिटी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं और जितना हो सके आप इस चैनल को शेयर करिएगा। लास्ट सेक्शन जो था, लास्ट हमारा जो वीडियो था, उसमें मैंने आपसे पूछा था रिगार्डिंग वन ऑफ द जीके क्वेश्चन। इफ़ यू रिमेंबर द क्वेश्चन वॉज ड्यूरिंग द यूक्रेन रशिया वॉर रशियन मिलिट्री हैज सडनली टेस्टेड जिरकॉन। जिरकॉन मैंने आपसे पूछा था क्या चीज़ है, एक रेल गन है या एक हाइपरसोनिक मिसाइल है या एक मिसाइल है विद द लॉन्गेस्ट रेंज इन द वर्ल्ड या फिर एक न्यू टाइप ऑफ फाइटर जेट है। ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसे अभी सॉल्व करके मेंशन कर सकते हैं। एंड इफ़ नॉट, अगर आपको इसका आंसर नहीं क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने हिंदू का ये आर्टिकल भी शेयर किया है। सो दिस इज जिरकॉन जो है ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसका पूरा आर्टिकल को भी आप रीड कर सकते हो, हिंदू जो न्यूज़पेपर था उसमें ये आया था, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। चलो आगे हम बढ़ते हैं। वील बी टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स सेक्शन की मैंने आपको बात करी थी। तो इकोनॉमिक्स के मैं बहुत सारे आज क्वेश्चंस आपके लिए लेके आई हूँ जिसमें न्यूमेरिकल पार्ट मेजरली मैंने कवर किया है। आई विल बी टॉकिंग अबाउट द आंसर्स, हाउ टू सॉल्व दैट, उस पर भी हम बात करेंगे। और साथ साथ कुछ जो मुझे क्वेश्चंस लगे थे जो आपके इस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है तो हम उस पर ही बात करेंगे। तो ये भी ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जीके से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं, जो रीसेंट एक्टिविटीज़ हैं, उनको भी आप ध्यान रखें। चलो सबसे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। नॉर्मली द शेप ऑफ डिमांड कर्व इज। मैंने क्वेश्चंस को रेट भी कर दिया है एंड आई वांट कि जो इजी वाले क्वेश्चंस हैं वो आप खुद से सॉल्व कर लो। ओके, सो डिमांड कर्व का हमें शेप बताना है। अपवर्ड स्लोपिंग होता है, हॉरिजॉन्टल है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है या वर्टिकल है। सो वर्टिकल यू नो जो वन की तरह से है, हॉरिजॉन्टल जो आपका एक लेटा हुआ आप वन कह सकते हो, अपवर्ड स्लोपिंग है या डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व, इन दोनों में यूजुअली आई गेस ये सबको आता होगा बट बहुत बार आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हो। तो डिमांड कर्व हमेशा हम कहते हैं इट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग, और इसलिए हम कहते हैं कि जो डिमांड और आपका प्राइस है उनके बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है, विच मीन्स कि अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी एंड वाइस वर्सा, अगर किसी चीज़ का प्राइस कम हो रहा है तो उसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी। ऑन दी अदर हैंड अगर हम सप्लाई की बात करें, सप्लाई क्या होता है, जो प्रोड्यूसर के एंड से हम बनाते हैं, तो सप्लाई में हमेशा जो होता है वो आप अपवर्ड स्लोपिंग देखोगे। तो विद राइज इन प्राइस जो भी कोई प्रोड्यूसर होता है वो उस चीज़ को ज़्यादा सप्लाई करना चाहता है, और किसी चीज़ के प्राइस कम होते हैं तो वो उस चीज़ की सप्लाई भी कम करना चाहता है। तो यहाँ पे आप ये चार्ट भी देख सकते हो, ग्राफ बना हुआ है जिसमें मैंने आपको दोनों ही ग्राफ दिखा दिए हैं, सप्लाई का भी और डिमांड का भी। तो मोस्ट प्रोबेबली आई गेस ये क्वेश्चन आप कर ही लेंगे बिकॉज ये बहुत ही इजी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई थी। चलो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इजी वाला था। सेकंड क्वेश्चन, अ डिमांड कर्व विच टेक्स द शेप ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द क्वांटिटी एक्सिस illustrates elasticity which is 0, infinite, more than 1 और less than 1। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी की, और प्राइस इलास्टिसिटी जो है डिमांड और सप्लाई दोनों का ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वो नहीं क्लियर है आप ज़रूर मुझे मेंशन करिए, मैं उसका एक वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूँगी। बट वीडियोज़ जितने भी होंगे विद रिलेटेड टू CUET की प्रिपरेशन के भी जो वीडियोज़ हैं वो आपको क्लास 12th वाले ही प्लेलिस्ट में मिलेंगे, क्योंकि ये जो सिलेबस है वो क्लास 12 का है, देयरफॉर ये आपको वहाँ पे मिलेगा। सो यू नीड टू टेल मी दिस आंसर। सो इफ़ यू आर श्योर ऑफ द आंसर आप ज़रूर उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। सिंस इट्स ईजी तो इसे मैं अभी डिस्कस नहीं कर रही हूँ। तीसरा आता है मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व अकर्स। अलॉन्ग द डिमांड कर्व, ठीक है, मतलब उसी डिमांड कर्व पे अगर कोई चेंज हो रहा है तो क्यों होगा, सब्स्टिट्यूट गुड की वजह से, कॉम्प्लीमेंट्री या ओन प्राइस या फिर अदर देन प्राइस। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट कौन से होते हैं, जो एक दूसरे की जगह पे यूज़ हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जो साथ में यूज़ होते हैं, ओके, ओन प्राइस या फैक्टर अदर देन प्राइस। तो सही आंसर आई होप यू नो। तभी मैं आपको 10 सेकेंड देती हूँ, आप इसे ट्राई करिएगा, मे बी यू विल गेट द राइट आंसर बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द ईजी क्वेश्चंस। सो द करेक्ट आंसर इज ओन प्राइस। तो अलॉन्ग द डिमांड कर्व, उसी डिमांड कर्व पे अगर चेंज आ रहा है तो वो आपके ओन प्राइस की वजह से है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी नोन एज अ पॉइंट ऑफ सैटिटी व्हेन MU इज नेगेटिव। MU क्या है, आपका मार्जिनल यूटिलिटी,
या मार्जिनल यूटिलिटी जब ज़ीरो है, या जब टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है, या फिर जब टोटल यूटिलिटी फॉल हो रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास सारे ही, आपका माइक्रो मैक्रो स्टैट्स भी थोड़ा बहुत आ सकता है, स्टैट्स की भी आप तैयारी ज़रूर करिएगा, और साथ में जो इंडियन इकोनॉमी है उसको भी। सो डोंट लीव एनी ऑफ द पार्ट। हम ये सोच के चलते हैं कि भाई 12th का ही कोर्स आएगा, बट 11th को भी आप ज़रूर ब्रश अप कर लीजिएगा। तो ये आपको मुझे बताना है पॉइंट ऑफ सैटिटी क्या है। आई होप यू आर वेरी क्लियर विद द रिलेशनशिप बिटवीन TU MU। आपने बोर्ड का एग्जाम दिए हैं तो उसके हिसाब से आपको क्लियर होगा। इफ़ नॉट तो आप यहाँ पे ग्राफ भी देख सकते हो। तो ये जो ग्राफ है इसमें आप देख सकते हो टोटल यूटिलिटी का कर्व है एंड मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है। जिस पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी टच करती है हमारे एक्स एक्सिस को, ओके, जब मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो जाती है उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सैटिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इसको नहीं जानते हैं, तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी का जो रिलेशनशिप है दैट वी नो, ठीक है, कि जब मार्जिनल यूटिलिटी आपकी जीरो होती है तब TU मैक्सिमम होती है, जब मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन करती है TU भी डिक्लाइन करती है, दैट ऑल। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करा दूँ जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आए। ये मॉडरेट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग लगाना है। इफ़ नॉमिनल GNP इज़ 1200, रियल GNP 400 है, तो आपसे पूछ रहे हैं कि GNP डिफ्लेटर क्या 200 होगा या नहीं होगा। तो आपको बताना है ट्रू फॉल्स, डिपेंड्स ऑन अदर कंडीशंस या कांट से। सो आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड्स टू सॉल्व दिस। ठीक है, आपसे वैसे वैल्यू नहीं मांगी, बट यहाँ पे आपको आई होप यू गॉट द राइट आंसर, दैट इज फॉल्स। उससे पहले हम ये पता कर लेते हैं GNP डिफ्लेटर होता क्या है। अगर आपको नहीं पता तो आप देख लो, सेकंड वाले पॉइंट को चेक करना। इट इज़ अ मेजर ऑफ नेशनल इनकम, इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएटेड इन अ गिवन ईयर बाय लेबर एंड प्रॉपर्टी दैट बिलोंग टू द सिटीजंस ऑफ अ कंट्री। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हो कि भाई ये सामान बनाया गया है एक कंट्री में बाय द लेबर एंड उस प्रॉपर्टी को यूज़ करके, बट ये GDP नहीं है। ओके, सो GNP और GDP में डिफरेंस है। GNP डिफ्लेटर इज अ प्राइस इंडेक्स दैट इज यूज टू एडजस्ट GNP फॉर इन्फ्लेशन। जब ये इन्फ्लेशन बहुत इंक्रीज होता रहता है उस समय हम ये GNP डिफ्लेटर को यूज़ करते हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू डू दिस बिकॉज यू नीड टू एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन टू कैलकुलेट द रियल GNP। अब रियल GNP की बात हुई है तो रियल और नॉमिनल का भी कंसेप्ट आप समझ लो, एग्जाम में आता ही है। ओके, नॉमिनल क्या है? इट इज़ मेजर्ड एट करेंट प्राइस, और जो रियल होती है वो आपकी कांस्टेंट प्राइसेस पे मेजर करी जाती है। ओके, आप इसमें 4th लाइन देख सकते हो, रियल GNP इज कंप्यूटेड एट द कांस्टेंट प्राइसेस। अंडर रियल GNP वैल्यू इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस प्रिवेलिंग इन द बेस ईयर। ओके, और बेस ईयर कौन से रहते हैं? जिसमें कोई भी एडवर्स सिचुएशंस नहीं हुई हो। नॉमिनल GNP कौन सी होती है बच्चों? इट इज एट द करेंट प्राइसेस। ओके, तो एग्रेड मेजर ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट द करेंट ईयर प्राइसेस। ध्यान रखना, करेंट ईयर प्राइसेस इज योर नॉमिनल, रियल इज जो कि आपके बेस ईयर के बेसिस से कैलकुलेट किया जाता है। तो ये डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इफ LRR इज 10%। 4 ऑप्शन हैं, 5 टाइम्स, 1 टाइम, 10 टाइम्स या 100 टाइम्स। सो यू टेक 5 सेकेंड्स, 5 to 6 सेकेंड्स आप ट्राई करो अपने एंड से कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो फॉर दिस क्वेश्चन मैं आपके लिए इसमें आंसर भी लेके आई हूँ। आपको मैं पूरा सॉल्व करा के बताऊंगी कैसे आप इसे करते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं बच्चों बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं होते, बहुत ही सिमिलर और बहुत ही ईजी होते हैं। तो आप देख सकते हो 1/LRR हम लिखते हैं, तो LRR 10% है तो उसे हम 1/0.1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका 10 टाइम्स हो जाएगा। नेक्स्ट इज इफ MPC एंड MPS आर इक्वल द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी 2, 1, 5, 3। ठीक है, यूजुअली आपको लगता है भाई MPC MPS प्लस कर देंगे 1 हो जाएगा तो आंसर 1 हो जाता होगा, तो ऐसे नहीं है। इसमें भी आपको पूरा लॉजिक लगाना है, पूरा किस तरह से हम इसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको देखना है। मोरओवर इस पे क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, या तो MPS MPC का आ जाएगा या फिर APS APC का आ जाएगा, तो दोनों को ही आपको अच्छी तरह से तैयार करके जाना है। सो आई एम गिविंग यू फ्यू सेकेंड्स, आप देख लो अपने एंड पे से अगर आप कर सकते हो। MPC एंड MPS आर इक्वल, द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी। चलो मैं आपको इसे समझा देती हूँ। MPC और MPS जो है यहाँ पे हमें दिया हुआ है सिचुएशन कि दोनों इक्वल हैं। MPS क्या होता है? दैट इज डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y, मतलब चेंज इन S दैट इज सेविंग, और इनकम के डिफरेंस को कहता है। कंजम्पशन का क्या होता है? चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन Y। अब सिचुएशन हमें दी है कि MPC और MPS इक्वल है। ठीक है, आपको पता है MPC और MPS मिलाकर 1 बनता है,
तो हम क्या निकाल देंगे कि MPC इज इक्वल टू MPS इज इक्वल टू 0.5। बट ये कैसे निकाला? आप देखो मैंने लिखा है वहाँ पे 2 MPS। अगर हम कह रहे हैं कि MPC और MPS सेम है तो मैं 2 MPS भी लिख सकती हूँ या 2 MPC भी लिख सकती हूँ। तो अगर मैंने इसको 2 MPS लिखा है तो आप यहाँ से देख सकते हो, तो जो 2 MPS हो गया वो 1 हो गया, क्योंकि दोनों को ही हम कह रहे हैं MPS हो या MPC हो, दोनों को ही हम इक्वल मान रहे हैं। तो MPS क्या हो जाएगा 1/2 विच इज़ 0.5। आगे देखो हम ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, ठीक है। और K को हम क्या लिख सकते हैं, K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, और 1 माइनस MPC इज नथिंग बट MPS, ठीक है। तो या 1/MPS भी लिख सकते हैं। तो K इज इक्वल टू 1/0.5, ऐसे आप सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर एज 2। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज व्हेन द एबल बॉडीड पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट प्रिवेलिंग वेज रेट बट नॉट गेटिंग वर्क, मतलब लोग तैयार हैं, एबल हैं, बट वो उस वेज रेट पे भी उन्हें काम नहीं मिल रहा। तो इसका आंसर क्या होगा? इट इज़ वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, इट इज़ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, और इट इज़ अंडर एम्प्लॉयमेंट, या नन ऑफ द अबव। अगर ये टॉपिक आपको क्लियर नहीं है तो आप मुझे मेंशन करना, मैं आपके लिए इसका भी वीडियो अपलोड कर दूंगी इन द क्लास 12th वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें, ओके। तो आपको इसका करेक्ट आंसर मेंशन करना है कमेंट बॉक्स में। अगेन आई एम इन्फॉर्मिंग यू, एबल बॉडीड पीपल हैं, कर सकते हैं काम, प्रिवेलिंग वेज रेट पे काम भी करना चाहते हैं, बट दे आर नॉट गेटिंग वर्क। तो 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होगा या इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होगा। इन दोनों में से ए और बी मैंने आपको इतना हिंट दे दिया है, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेजेस द डैश ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, डिमांड सप्लाई बोथ ए एंड बी, नीदर ए एंड बी, ठीक है। एक्सपोर्ट हो रहा है, गुड्स और सर्विसेज हमारे यहाँ से जा रही हैं, हमारे यहाँ से बाहर भेजा जा रहा है। तो अगर हम गुड्स को बाहर भेजेंगे तो क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री में आएगा, ठीक है। एक्सचेंज हमारी कंट्री में आएगा तो क्या हुआ, उसकी जो सप्लाई है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ध्यान रखना, जब भी आप इंपोर्ट करते हो तो डिमांड जो है वो बढ़ती है, और जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो अपने गुड्स को तो आपके पास फॉरेन एक्सचेंज का जो सप्लाई है वो इंक्रीज़ होगा, ओके। इंपोर्ट करोगे तो क्या होगा, आपको अपने पास से फॉरेन एक्सचेंज अरेंज करना पड़ेगा, तो आपका जो डिमांड है वो फॉरेन एक्सचेंज का इंक्रीज़ होगा। सो दिस वॉज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 10। अगेन ईजी क्वेश्चन है, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया? वी हैव 4 ऑप्शंस, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको शायद ये नहीं पता होगा, करेक्ट आंसर इज फाइनेंस मिनिस्टर। एंड बहुत बार ये आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है, इंटरव्यू में भी आ जाता है, मतलब इट्स नॉट जस्ट देयर फॉर द कॉम्पिटिटिव बट ऑल्सो फॉर योर इंटरव्यूज़। तो मेंशन करना ज़रूर ध्यान रखना कि ये प्राइम मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है। चेयरपर्सन ऑफ द प्लानिंग कमीशन इज़ द प्राइम मिनिस्टर, ओके। और इसी को रिप्लेस कर दिया है, प्लानिंग कमीशन को आप रिप्लेस कर दिया है नीति आयोग ने। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसको रिप्लेस किसने किया है, दैट इज़ बाय द नीति आयोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कार्वे कमिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, फर्स्ट ऑप्शन 1950, 1956, 1954, 1955। वैसे यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस में आपको एक ऑप्शन ऐसा ज़रूर मिलता है जो कि उन बाकी ईयर्स से रिलेट नहीं करता, तो यूजुअली उसे आप हटा सकते हो। बट यहाँ पे आप देखो तो 1950 से 56 के ईयर्स जो हैं वो सारे ही दिए हुए हैं, तो ऐसे में आपको थोड़ा सा इसे और पढ़ के जाना है। मैं आपको यहाँ पे इसका हिंट पूरा दे दिया है। इट वॉज नेम्ड आफ्टर दत्तात्रेय गोपाल कार्वे। और ये कौन थे? ये एक इंडियन इकोनॉमिस्ट और प्रोफेसर थे। और कार्वे कमेटी क्यों बनाई गई थी? इन द ईयर 1955 फॉर द ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बेटर करने के लिए, प्रमोट करने के लिए 1955 में इसको बनाया गया था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12, थोड़ा सा मॉडरेट है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। व्हेन रिवर्स रेपो रेट इज़ रिड्यूस्ड, ओके, रिवर्स रेपो रेट रिड्यूस हो रहा है, इससे क्या होगा? इफेक्ट पूछा जा रहा है। इट विल डिस्करेज द कॉमर्शियल बैंक टू पार्क द सरप्लस फंड्स विद RBI, या इनकरेज होगा, कॉमर्शियल बैंक अपने ज़्यादा फंड्स को उनको देगा। दोनों चीज़ें होंगी या दोनों में से कुछ नहीं होंगी? ओके, 5 सेकेंड्स यू हैव टू एनालाइज द आंसर और आप उसे मेंशन करना। रिवर्स रेपो रेट क्या है? ठीक है, रिवर्स रेपो रेट क्या है कि भाई जो आपका RBI है वो बोरो कर रहा है फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक्स। तो अगर ये कम हो जाएगा तो आपको मुझे इसका रीज़न देना है कि डिस्करेज होंगे कॉमर्शियल बैंक्स इनके पास पैसा लगाने के लिए, या इनकरेज होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, मॉडरेट है, थोड़ा सा आपको इसमें सॉल्व करना है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ APC, ओके, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पूछा जा रहा है, जब APS इज 0। APC और APS का आपको रिलेशन पता ही है कि APC प्लस APS जो होता है दैट इज़ 1। अब उन्होंने बोला है कि अगर APS दैट मीन्स एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव जो है अगर वो 0 है तो वैल्यू क्या होगी? तो वैल्यू क्या हो जाएगी? आप यहाँ पे देख सकते हो, APC हो गया C/Y, APS इज S/Y। दोनों से जो आपके इक्वेशंस हैं उनको आप ऐड कर दोगे तो C/Y हो जाएगा प्लस S/Y।
ठीक है। अच्छा, अब इसको हम कह सकते हैं 1 हो गया, आप पिछले में देख ही सकते हो, c प्लस एस अपॉन वाई, तो c और s को हम ऐड कर देंगे, वो भी y हो जाएगा, तो y अपॉन वाई जो होता है वो 1 होता है। अब क्योंकि उसने कह दिया s जो है वो 0 है, तो APC क्या हो जाएगा 1 माइनस 0, सो दैट इज़ अगेन 1। तो ये आप ध्यान रखना, अगर APC या APS में से दोनों में से कोई भी एक आपको 0 दिया गया है तो दूसरे की वैल्यू 1 होगी। ओके, सो दिस मेक श्योर दैट यू नो। नेक्स्ट वन 13 क्वेश्चन, ये तो अभी हमने कर ही लिया, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ APC एंड APS, और साथ साथ इसमें जो आपका MPC और MPS है, इन चारों के ही रिलेशनशिप्स को आप पढ़ लेना। नहीं क्लियर है तो अगेन मेंशन मी इन दी कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, मॉडरेट क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग लगाओ। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज मेजर्ड एज डिफरेंस बिटवीन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ ट्रेड, या इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल, या बिटवीन ऑल एक्सपोर्ट्स एंड ऑल इम्पोर्ट्स। सो आई होप यू नो, यहाँ पे हम ट्रेड की बात कर रहे हैं, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी, चलो 5 सेकेंड्स आई विल गिव यू, आप मुझे इन्फॉर्म करिए सही आंसर इसमें क्या होगा। Yes, the correct answer is A, difference between import and export of trade. Balance of trade की बात कर रहे हैं तो balance of trade में आ जाता है difference between import and export of trade. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेगेटिव एक्सटर्नलिटी कॉज्ड टू यू इफ़ यू हैव अ पब्लिक पार्क नेक्स्ट टू योर हाउस। आई एम सो सॉरी, 2 जगह आपको इसमें एरर्स दिख रहे होंगे स्पेलिंग के। तो उसने बोला नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, ठीक है, क्या क्या है? प्लेस टू वर्क, एक अच्छी जगह आपको मिलती है, एक सेफ एनवायरनमेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके घर के आसपास झांक रहे हैं, या अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश एयर। अगर एक पब्लिक पार्क आपके घर के पास में है तो इससे नेगेटिव एक्सटर्नलिटी आपसे पूछा जा रहा है। तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी आपको बताना है। अगेन 5 सेकेंड्स में आपको दे रही हूँ, ईजी क्वेश्चन है, आई होप यू विल बी एबल टू डू। Yes, the correct answer here is C, that is more people poking in your house। जो भी पार्क में जा रहे होंगे आसपास वाले, वो आपके घर को देख सकते हैं। फिर आता है अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम वुड इंक्रीज इफ। प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम, यहाँ पे आप ध्यान रखना नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं। अगर टैक्सेस इंक्रीज हो जाएं, या गवर्नमेंट की ट्रांसफ़र पेमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाएं, कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगा, या कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, हम कह रहे हैं कि अगर अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम आपकी बढ़ जाती है तो इससे क्या होगा? ये करेक्ट आंसर आपको बताना है, एंड द करेक्ट आंसर इज योर कंजम्पशन विल इंक्रीज। ठीक है, तो आपका जो प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम है उससे इंक्रीज हो जाएगा आपका कंजम्पशन भी। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, स्कार्सिटी रिक्वायर्स दैट पीपल मस्ट डू विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। अगर स्कार्सिटी है दैट मीन्स आपके पास चीज़ें लिमिटेड हैं, तो इसमें से आप क्या करोगे? ट्रेड, कॉपरेट, मार्केट चॉइसेस, या कॉम्पिटिशन। सो करेक्ट आंसर विद इन 5 सेकेंड्स यू नीड टू आंसर मी। येस, द करेक्ट आंसर इज़ मार्केट चॉइसेस। आप चॉइस करोगे क्या चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और उसके हिसाब से ही आप अपनी बेस्ट चॉइस को रखोगे कि भाई मुझे ये सामान चाहिए, या ये सामान ऑप्शन छोड़ के ये वाला सामान खरीदना है। तो हम यहाँ पे एक रैशनल कंज्यूमर के तौर पे चॉइसेस करते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, डायरेक्ट एक्शन एंड मॉरल सुएशन आर डैश मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड। तो डेफिसिट डिमांड और एक्सेस डिमांड, इनको कंट्रोल करने के 2 आपको इसने तरीके दे दिए हैं, क्वांटिटेटिव मेजर्स दिए हैं, क्वालिटेटिव मेजर्स हैं, रेगुलेटरी मेजर्स हैं, या नन ऑफ दिस। सो अगेन दिस यू हैव टू टेल, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपको टॉपिक पता होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों ही, क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव। ओके, सो अगेन करेक्ट आंसर यू नीड टू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। यस, क्वेश्चन नंबर 19, वी आर कमिंग क्लोजर टू दी एंड। 30 क्वेश्चंस की जगह मैंने आपके लिए 20 ही फ्रेम किए हैं, और नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस मैं आपके लिए अपकमिंग वीडियो में लाऊंगी। अगला वीडियो हमारा होगा विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस स्टडीज़ के जो मॉक NTA का पेपर है उसको सॉल्व करते हुए। चलो, इन विच ईयर चाइना अनाउंस्ड इट्स 5-year प्लान, 1953, 80, 56 या 51। And the last one, Mao initiated the Great Leap Forward in the year, तो 51, 58, 62 या 55। तो चारों ऑप्शन ये दोनों ही 19 और 20 बहुत ईजी हैं, सो आई वॉन्ट यू पीपल टू आंसर इट। एनी क्वेश्चन दैट यू फील यू आर नॉट गेटिंग, आप इसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करो, मेहनत करो, एंड मेक श्योर आपका एक अच्छा रिजल्ट आए, सो दैट यू गेट द बेस्ट कॉलेज। अच्छी पढ़ाई करिए, आगे बढ़िए। So thank you so much for watching the video. Upcoming video I've told you that will be with respect to your business studies के exam of NTA mock exam कैसे solve करना है, and that too will be in CUET playlist only. Any other part that you want me to tell, तो आप ज़रूर से mention करेगा। So thank you so much. Take care. Bye bye.